सदन की गरिमा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। महोदय, मेरा नाम रजनी और राज्य हरियाणा है। आज जो हमारा विषय है वो है कि हम आज़ाद हैं। तो महोदय, मेरा इसका उत्तर होगा कि नहीं, हम आज आज़ाद नहीं हैं। हम स्वतंत्रता के 75वें पड़ाव को जरूर पार करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास एक विशाल लोकतंत्र है और उसी विशाल लोकतंत्र के अंतर्गत हमारे पास संविधान है, जिसमें हमें लिखित तौर पर गारंटी भी दे रखी है। हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यक्ति को अपने घूमने से लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की आज़ादी है। लेकिन महोदय, मैं आपके सामने कुछ ऐसे कारण हैं जो स्पष्ट करना चाहूंगी कि एक लिखित गारंटी होने के बावजूद भी हमारे पास पूर्णतः रूप से आज़ादी नहीं है। हमारी रूढ़िवादी विचारों का समाज में संलग्नित होना, महोदय, ये सबसे बड़ा कारण है कि समाज के अंतर्गत अगर व्यक्ति अपने लिए कोई निर्णय लेता है तो वो उसके लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब बात किसी दूसरे के निर्णय के लिए आ जाएगी तो वो उसकी आज़ादी के ऊपर कहीं ना कहीं अपने विचारों को थोपने की कोशिश करेगा। महोदय, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में जैसे कि हमारे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जिसमें हमारे वैवाहिक निर्णय भी सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन क्या हमें समाज एक पूर्णतः रूप से वैवाहिक निर्णय की आज़ादी देता है? नहीं, क्योंकि उन्हें वर्ग, जाति और उनके गोत्र के नाम के आधार पर देखकर ही उन्हें लिया जाता है, और यही एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक निर्णयों की आज़ादी भी छीन ली जाती है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश पीठ ने 2017 में पुत्तस्वामी के केस में निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में संलग्नित किया था। लेकिन क्या हमारा समाज हमें वास्तविकता में आज़ादी देता है, हमें निजता देता है? क्या हमारा समाज ये बता सकता है कि क्या एक औरत की जिंदगी एक निजी जिंदगी है? नहीं। महोदय, दूसरा कारण है पुरुष प्रधानता का महत्व होना समाज के अंतर्गत, और जिसकी वजह से कन्या भ्रूण जैसे अपराध जो है वो जन्म होते हैं। और यही एक कारण होता है कि हरियाणा और राजस्थान के अगर सर्वे करके देखें तो आज भी जो है लड़कियों की संख्या लड़कों से बहुत ज़्यादा कम होती है, जो कि ना कभी पार की जा सकती है। महोदय, जो तीसरा कारण है लिंग में असमानता होना। हमारे संविधान ने तो आज़ादी देते हुए धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन क्या हमारा समाज वास्तविकता में असंवैधानिक करार दे पा रहा है उनको? क्या हमारे तृतीय लिंग को पूर्णतः रूप से आज़ादी है? नहीं। महोदय, यही एक कारण है कि समाज के सामने तृतीय लिंग खुलकर नहीं आ पा रहा है, जिससे उनकी कहीं ना कहीं आज़ादी का हनन हो रहा है और वो अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, मेरा तो मानना यही है कि हमारे जो रूढ़िवादी विचार हैं, पुरुष प्रधानता का महत्व का होना, लोगों को उनके लिंग के आधार पर बांट देना, और महिलाओं के साथ सिर्फ 21वीं शताब्दी में ही नहीं, प्राचीन सभ्यता से ही चली आ रही असमानता, और यही एक कारण है जो आज भी महिलाओं को कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी का हनन कर रही है और उन्हें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, एक सवाल यह आता है कि हमारे संविधान में लिखित गारंटी तो दी गई है और उसका प्रावधान भी दिया गया अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है तो। महोदय, लेकिन हम ऐसी आज़ादी का क्या करें? ऐसी आज़ादी का हनन होने पर हम क्या करें जब हमारा समाज अगर हमारे विचारों और हमारी आज़ादी का जब हनन करता है तो उसके लिए हमारा कहाँ प्रावधान है? एक शिक्षित होने के बावजूद भी अशिक्षितता जैसा व्यवहार सामने आना। अंत में महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भले ही हमारे पास लिखित में संविधान में गारंटी ही क्यों ना हो आज़ादी की, हमारे पास बड़ा विशालकाय समाज संविधान ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे समाज में रूढ़िवादी विचार जब तक हैं, पुरुष प्रधानता जब तक है और असमानता जब तक है, तब तक हम चाहे कितने भी स्वतंत्रता के पड़ाव को पार कर ले, हमें आज़ादी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें अपने विचारों में बदलाव लाना होगा और समाज में सबको बराबर का दर्जा देना होगा, व्यक्ति को व्यक्ति समझना होगा। धन्यवाद।